Hello friends, now let us start with the marathon revision session of accounting standard number 26, intangible assets. So AS 26 intangible asset काफी simple chapter है and related to your accounting standard number 10. तो मेरी तो रिकमेंडेशन हमेशा यही होगी कि आप AS 10 और AS 26 के रिविजन्स को साथ में कीजिए, तो आपका टाइम काफी हद तक बचेगा बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें सिमिलर है. तो ये चैप्टर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं द डिटेल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जिसमें इसका रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, डी रिकॉग्निशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं. करेक्ट. तो शुरू करते हैं इंटेंजिबल एसेट से. तो सबसे पहले सर ये इंटेंजिबल एसेट होता क्या है? तो एक सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलूं तो इंटेंजिबल एसेट इज नथिंग बट एन आइडेंटिफाइबल comma non-monetary asset comma without physical substance. ऑब्वियसली आप जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसको आप इंटेंजिबल बोलते हो. बट एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस comma used in production comma providing services comma rental to others and for admin purpose. करेक्ट. तो जो ये डेफिनेशन दिया गया आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, तो ये सब होता क्या है सर? आइडेंटिफाइबल मतलब एक इंटेंजिबल एसेट अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. करेक्ट. मींस इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एनी अदर एसेट, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली आइडेंटिफाइबल. बट ऑब्वियसली कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां पर एक इंटेंजिबल एसेट एक टेंजिबल पोर्शन से सेपरेट नहीं हो सकता, फिर भी उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे फॉर एक एग्जांपल, आपके लैपटॉप में जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वो सॉफ्टवेयर अलग से लैपटॉप से सेपरेट नहीं हो सकता, फिर भी आप उसको एक सॉफ्टवेयर करके आइडेंटिफाई तो करते हो ना. दैट इज व्हाट यू मीन बाय आइडेंटिफाइबल. तो आइडेंटिफाइबल मतलब या तो वो एक दूसरे एसेट से सेपरेट होना चाहिए, बट अगर सेपरेबल नहीं भी है, वो किसी टेंजिबल से जुड़ा हुआ है, स्टिल वो आपको बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है, तो भी आप उसको बोल सकते हो कि इट इज आइडेंटिफाइबल. नॉन मॉनिटरी एसेट का मतलब ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यूज है वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे. विदाउट फिजिकल सब्सटेंस आप सबको पता है कि आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बट आप उसे अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, या तो प्रोडक्शन के लिए, या तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या तो दूसरों को रेंटल पर दे रहे हो, जैसे आप रॉयल्टीज के ऊपर आप अपने एसेट्स को दे देते हो, या फिर अपने खुद के एडमिन पर्पस के लिए. तो सर यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल्स कवर हो सकते हैं? सर एग्जाम्पल्स में आपके पेटेंट्स आ जाएंगे, गुडविल आ जाएगा, करेक्ट, कॉपीराइट आ जाएगा, ट्रेडमार्क्स होते हैं वो आ जाएंगे, ब्रांड्स आ जाएंगे, फ्रेंचाइज आ जाएंगे, लाइसेंसेस आएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, करेक्ट, एक्सेट्रा. तो ये सारे आपके इंटेंजिबल असेट्स हैं. करेक्ट. अब ये जो इंटेंजिबल असेट्स है, इसको अपने को बुक्स में अकाउंट करना है. तो किसी भी इंटेंजिबल असेट को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए आपको उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो है वो पहले सॉल्व करना पड़ता है. मतलब आपको अगर ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बैठता है तो ही आपके इंटेंजिबल असेट आपके बुक्स में रिकॉर्ड होंगे. तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि यू हैव टू सेटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशंस. कितने कंडीशंस है? 3 कंडीशंस है. सबसे पहला कंडीशन है प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. मतलब आपका जो ये इंटेंजिबल असेट है उससे आपको प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब इन शॉर्ट आप इस पर्टिकुलर असेट से 2 पैसा फ्यूचर में कमाओगे. दैट इज व्हाट द लॉजिक इज. सेकेंडली, कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब जो एंटिटी है वो उस एसेट के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है. करेक्ट. तो यहां पर बेसिकली जो कंट्रोल होती है ना वो लीगल कंट्रोल होता है, क्योंकि फिजिकल कंट्रोल तो पॉसिबल ही नहीं है. तो यहां पर लीगली कंट्रोल किया जा सकता है. जैसे पेटेंट है तो आपके नाम पर उसे रजिस्टर करा दो. करेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोडक्शन का प्रोसेस बनाया, या फिर आपने कोई एक ऐसा आविष्कार किया है, करेक्ट, जो आप चाहते हो कि दूसरा कोई ना करे, तो आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर करा लो ना, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पेटेंट. करेक्ट. आपने कोई किताब लिखी है, करेक्ट, आप चाहते हो कि दूसरे कोई उस किताब को कॉपी ना कर सके, तो आप उसका कॉपीराइट बनवा लो. तो लीगली कंट्रोल आपको करना पड़ता है उसको. करेक्ट.
और थर्ड पॉइंट, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो जो कॉस्ट है एसेट का वो भी आपको मेजर करने को आना चाहिए। रिलायबली यू कैन मेजर इट। इफ दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यू आर गुड टू गो टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर अगर मेरे को रिकॉग्नाइजेशन का क्राइटेरिया बैठ गया तो द नेक्स्ट पॉइंट इज एट व्हाट वैल्यू शुड इट बी रिकॉर्डेड। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज measurement of intangible asset. Now when I say measurement, always remember your measurement is divided into two parts. This we have already learned in AS10 also, correct? तो एक होता है आपका initial measurement, right? और दूसरा होता है subsequent measurement, right? Initial measurement is on the date of acquisition, and जो आपका subsequent measurement होता है, this is always on the balance sheet date. अब जो date of acquisition पे initial measurement होता है वो हमेशा होता है उसके original cost पर, ये हमने AS10 में as it is पढ़ा था। और बैलेंस शीट डेट पर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है यू कैन गो फॉर कॉस्ट अप्रोच और कॉस्ट मॉडल, एंड यू कैन गो फॉर रीवैल्यूएशन मॉडल और द रीवैल्यूएशन अप्रोच। रीवैल्यूएशन अप्रोच इज एग्जैक्टली सेम एज AS10, तो इसको हम यहां पर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज एनीवेज मैंने इसको AS10 में डिटेल में डिस्कस करवा दिया आपसे, करेक्ट? या तो आपको कॉस्ट मॉडल पे चलना है। कॉस्ट मॉडल पे चलना तो सर वेरी इजी है, मतलब उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है बिकॉज एनीवेज यू आर रिकॉर्डिंग एट द ओरिजिनल कॉस्ट और उसी पे आप उसको कैरी कर रहे हो आगे, करेक्ट? तो इसमें आपको सिर्फ जो अमोर्टाइजेशन है और जो इंपेयरमेंट है बस उतना चार्ज करते जाना है और आगे बढ़ना है। सो अपने लिए यहाँ पर जो एजेंडा होगा ऑफ डिस्कशन वो होगा इनिशियल मेजरमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट, करेक्ट? सो लेट अस स्टार्ट विथ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स को अक्वायर करने का और जैसे जैसे आप अलग अलग तरीकों से अक्वायर करते हो वैसे वैसे उसका जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज सेपरेट एक्विजिशन। तो अगर आप अलग से कोई इंटेंजिबल एसेट मार्केट से अक्वायर कर रहे हो तो फिर इसकी कॉस्ट क्या होगी? सर इसकी कॉस्ट विल बी इक्वल टू जो भी आपका परचेज प्राइस है, करेक्ट? उसमें से आप माइनस करवा दो ट्रेड वाला डिस्काउंट, करेक्ट? उसमें आप ऐड कर दो अपने नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, करेक्ट? नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, और अगर गलती से कोई परचेज टैक्सेस इसमें एडेड है जो रिफंडेबल है वो सब्ट्रैक्ट करवा दो आप। सो रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आप माइनस करो, रिफंडेबल एज इन उसका ITC अवेलेबल है, सो ऑब्वियसली इट इज अ अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू कलेक्ट इट बैक, तो वो कॉस्ट का पार्ट कभी नहीं बन सकता, उसको माइनस करवा देना है अगर वो परचेज प्राइस में इंक्लूडेड है तो। और इसमें आप ऐड कर दीजिए एनी कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द इंटेंजिबल एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। सर लोकेशन नहीं आएगा, टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन आएगा क्योंकि लोकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपोर्ट, लेबर, लोडिंग अनलोडिंग तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, एनी कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द इंटेंजिबल एसेट टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन, ये कंडीशन मतलब आपको इसको यूज करने के लिए क्या क्या लगेगा, करेक्ट? वो कॉस्ट आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। जैसे कि आपको लीगली उसके आपको अपने नाम पे कराना पड़ेगा तो लीगल फीस लगेगा, प्रोफेशनल फीस लग सकता है, करेक्ट? अगर सॉफ्टवेयर वगैरह है तो इंस्टॉलेशन लग सकता है, करेक्ट? देन उसके बाद आपको लग सकता है स्टैंप ड्यूटी, अगर आप अपने नाम पे रजिस्टर करा रहे हो रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी लग सकता है। सो दीज आर ऑल सर्टेन कॉस्ट दैट यू मे हैव टू इनकर व्हिच विल बी एडेड अप टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, करेक्ट? देन अगला पॉइंट है दैट यू हैव अक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स, मतलब आपने अपने ही कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज को इशू करके
इंटेंजिबल एसेट अक्वायर किया है, ये आपने ऑलरेडी AS10 में भी सीखा है। तो यहां पर कॉस्ट विल बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स और सिक्योरिटीज इशूड, करेक्ट। तो जो भी शेयर्स या सिक्योरिटीज आपने इशू किया उसका फेयर वैल्यू आपको यहां पे कंसीडर कर लेना है। देन पॉइंट नंबर 3, acquired by exchange of another asset, मतलब आपने अपना पुराना एसेट देकर एक नया एसेट अक्वायर कर लिया, करेक्ट। तो ऐसे केस में योर कॉस्ट विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ द intangible asset taken up, comma, whichever is more clearly evident, ये आपने पहले भी पढ़ा था, करेक्ट। whichever is more clearly evident वो फेयर वैल्यू आप कंसिडर कर लो। बट अगर आपने अक्वायर किया है थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये सर हमने ऑलरेडी AS12 में तो कवर कर ही लिया है, करेक्ट। इफ यू हैव अक्वायर्ड थ्रू द गवर्नमेंट ग्रांट, तो ऐसे केस में अगर आपने एट फ्री अक्वायर किया है, एट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपने अपने पॉकेट से कोई पैसा खर्च नहीं किया है, तो यू विल रिकॉर्ड एट व्हाट, द नॉमिनल वैल्यू, करेक्ट। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था AS12 में। और वही अगर आपने कंसेशनल रेट पर अक्वायर किया है, मतलब आपको गवर्नमेंट ग्रांट में सस्ते में एसेट मिल गया, तो योर कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, द कंसेशनल रेट इटसेल्फ। तो जिस भी रेट पे आपने अक्वायर किया है उस रेट पे आप एसेट को अपने कॉस्ट बनाकर रिकॉर्ड करवा दो, करेक्ट। ऐसा कुछ हमने सीखा था वहां पे, सेम पॉइंट है यहाँ पे, कुछ नया नहीं है। देन उसके बाद इफ इट इज अक्वायर्ड अंडर अ स्कीम ऑफ एमेलगमेशन, तो अगर आपने एमेलगमेशन के अंडर कोई इंटेंजिबल एसेट को अक्वायर किया है, तो विल कीप इट वेरी सिंपल। तो एसेट का कॉस्ट विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, कॉमा, ओनली इफ इट मीट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हुआ तो ही आप उस इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करोगे एट इट्स फेयर वैल्यू। बट अगर समझो आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, तो आप वो इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आपके नेट एसेट्स टेकन ओवर में वो इंटेंजिबल एसेट नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट आपके गुडविल या कैपिटल रिजर्व पे पड़ेगा, करेक्ट। जो आप लोग ने ऑलरेडी एमेलगमेशन में भी सीखा हुआ है, क्योंकि आपका नेट एसेट्स टेकन ओवर और परचेज कंसिडरेशन को कंपेयर करके ही आप अपना गुडविल या कैपिटल रिजर्व वर्कआउट करते हो, राइट। देन अगर समझो आपका सेल्फ जनरेटेड एसेट है, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, लाइक फॉर एग्जांपल कोई सेल्फ जनरेटेड आपने गुडविल बनाया, कोई सेल्फ जनरेटेड खुद से आपने कोई ब्रांड बनाया, या तो खुद से आपने कोई ट्रेडमार्क बनाया, तो सर ऐसे एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। रीजन, इसका कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं होता है, तो इनका जो कॉस्ट होता है दैट इज इक्वल टू नील। सो सच intangible assets are not recognized in the financial statements, correct। such costs are not, such intangible assets are not recorded in the financial statements, reason उसका cost zero है, उसका cost nil है, करेक्ट। तो ये बात याद रखना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल ब्रांड जो भी है, करेक्ट, जब तक आप खरीदते नहीं हो तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने किसी का कंपनी खरीद लिया, उसके साथ गुडविल भी खरीदा आपने पैसा देकर, तो वो गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा, बट खुद अपना गुडविल आप बना रहे हो तो वो बैलेंस शीट में नहीं शो हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, राइट। देन उसके बाद जो अगला पॉइंट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल्फ जनरेटेड intangible asset in the process of research and development, R&D।
करेक्ट। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब सर हम लोग इंटरनली ही यहाँ पर एक इंटेंजिबल एसेट को बना रहे बाय डूइंग अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें दो तरीके का खर्चा इनकर होता है, एक होता है रिसर्च कॉस्ट और एक होता है डेवलपमेंट कॉस्ट। करेक्ट। रिसर्च कॉस्ट हम इनकर करते हैं ताकि हम नए चीजों का आविष्कार कर पाए, मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स। नाउ वॉट एवर न्यू थिंग्स यू फाइंड आउट इज नॉट एक्चुअली मार्केटेबल, तो उसको मार्केटेबल बनाने के लिए हम उसे फर्दर डेवलप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फाइंडिंग हुआ है वो बहुत एक रॉ प्रोडक्ट है, बट वो रॉ प्रोडक्ट सीधा मार्केटेबल नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हो, इस रॉ प्रोडक्ट को फर्दर फिनिश करते हो, मतलब आप उसको और डेवलप करते हो एंड यू मेक इट अ मार्केटेबल प्रोडक्ट विच कैन बी लेटर सोल्ड इन द मार्केट। मतलब जो आप इंटेंजिबल बना रहे हो वो इंटेंजिबल एसेट खुद मार्केट में बिक सकता है, या तो उस इंटेंजिबल एसेट को यूज करके आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उस प्रोडक्ट को भी मार्केट में बेचा जा सकता है। सो ये दोनों अलग अलग टाइप के खर्चे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दीज आर टू डिफरेंट एक्सपेंसेस, राइट। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है इसके बारे में, स्टैंडर्ड बोलता है रिसर्च कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, उसको एक्सपेंस आउट करना है। ऐसा वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि रिसर्च है ना, आप बार बार लगातार करते हो, सो इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर, यू इनकर अ लॉट ऑफ रिसर्च एक्सपेंस। अगर सबको कैपिटलाइज करते बैठे ना तो इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा रिसर्च कॉस्ट का, जो आप जिंदगी भर राइट ऑफ ही कर रहे हो, एमोर्टाइज ही करते बैठ रहे हो। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि रिसर्च कॉस्ट को कैपिटलाइज करना ही नहीं है, कैपिटलाइज हमें करना है सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट को। क्योंकि उसका सिंपल आंसर है कि सर अगर आप पूरे साल में 100 बार रिसर्च करते हो तो 100 में से हार्डली 5 या 10 आइटम्स ऐसे हैं जो डेवलपमेंट की तरफ पहुंचते हैं। तो डेवलपमेंट कॉस्ट जो है इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो एज एन इंटेंजिबल एसेट सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द पैरा 44 रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो उसने कुछ 6 कंडीशंस दिए जो मैं आपके साथ क्विक रिकैप करा लूंगा। वो 6 के 6 कंडीशंस अगर आपके सेटिस्फाई हो गए तो उस पॉइंट से आप डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। मतलब जिस पॉइंट पे आपके 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं वहां से आप कैपिटलाइजेशन कर सकते हो, या तो फिर आपका एक पूरा डेवलपमेंट का फेज है जो 2-3 साल चलेगा। करेक्ट। अगर आपने पहले ही वो सेटिस्फाई कर दिए कंडीशंस तो तीनों साल में जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि रिसर्च कॉस्ट कैन नॉट बी capitalized as an intangible asset, full stop. So charge to P&L account in the period in which it is incurred. तो जब आप ये खर्चा इनकर कर रहे हो चुपचाप P&L में डालो, कहानी खत्म। Then development cost can be capitalized as an intangible asset only if it satisfies the para 44 conditions, that is the recognition criteria. तो सर ये क्या है, ये 6 कंडीशंस मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। सबसे पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी, मतलब टेक्निकली जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो फिजिबल प्रोडक्ट है, वो बन सकता है, उसका कुछ डिमांड हो सकता है, मार्केट में उसके कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी किया जाता है कि प्रोडक्ट सही है या नहीं है, ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, उसका एक स्टडी होता है, फिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो वो टेक्निकल फिजिबिलिटी आपको मिल चुका है। देन यू हैव द एबिलिटी टू कंप्लीट द डेवलपमेंट, यू हैव द इंटेंशन टू कंप्लीट। तो एबिलिटी है, इंटेंशन है कि हम लोग डेवलपमेंट खत्म करेंगे, इंटेंजिबल एसेट बनाएंगे जिसको आइदर हम यूज करेंगे या तो हम उसे बेच देंगे। करेक्ट। देन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। वो कब हो सकता है, क्योंकि सर इसका एक एक्टिव मार्केट अवेलेबल है और इस मार्केट में जो इंटेंजिबल एसेट आपने बनाया है वो भी बिक सकता है, या तो उस इंटेंजिबल एसेट को यूज करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट भी मार्केट में बिक सकता है। तब हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। देन थर्डली
आपके पास सारे रिसोर्सेस है, मतलब फिनेंस है, टेक्नोलॉजी है, मटेरियल है, मैन पावर है, मतलब अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है आपके पास। तो ये सारे रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है जिससे आप अपने डेवलपमेंट को हंसी खुशी में हंसते खेलते कंप्लीट कर सकते हो। एंड लास्टली कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, मतलब जो डेवलपमेंट का कॉस्ट है उसको भी आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। तो अगर आपके ये अगर आपके ये 6 कंडीशंस बैठते हैं, दीज आर ऑल एंड कंडीशंस, दीज आर ऑल एंड, सब जगह पे मैं लिख देता हूं, चलिए एंड सो दीज आर ऑल एंड कंडीशंस। तो अगर ये आपके 6 के 6 कंडीशन बैठ गए ना तो ही आप डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। बट वही अगर आपके ये कंडीशंस नहीं बैठे, मतलब इफ above all the conditions are not satisfied, correct, if above all the conditions are not satisfied, then if above all the conditions are not satisfied, then the development cost cannot be capitalized, full stop, करेक्ट। तो ये आपके अलग अलग तरीके हैं जहां से आप अपने इंटेंजिबल असेट का इनिशियल कॉस्ट मेजर करके बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर सकते हो। सो दिस इज द कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मेजरमेंट, करेक्ट। अब बात करते हैं एमोर्टाइजेशन की, करेक्ट। तो सर एमोर्टाइजेशन क्या है आपको पता है, मुझे वो बताने की आपको जरूरत नहीं है। इट इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल असेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, करेक्ट। ये एक सिंपल उसका डेफिनेशन है। तो सर जब हम एमोर्टाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 ईयर्स, ऐसा स्टैंडर्ड बोला है, करेक्ट। बट अ लॉन्गर लाइफ कैन बी जस्टिफाइड, मतलब जनरली स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया जो एसेट की लाइफ है वो 10 साल या उससे कम होनी चाहिए। बट अगर आपके पास एक लॉन्गर लाइफ अवेलेबल है तो आप लॉन्गर लाइफ कंसिडर कर सकते हो, बट उसका जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अमोर्टाइजेशन में ध्यान रखना है, करेक्ट। उसके बाद जो आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है दैट इज सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब होता है the method of amortization to be followed। तो सर कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो स्टैंडर्ड बोलता है एसएलएम करना है, डब्ल्यूडीवी करना है, नहीं सर, स्टैंडर्ड बोलता है द मेथड ऑफ amortization should reflect the pattern in which future economic benefits are expected from the asset। मतलब आप अपने एसेट से कैसे बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आपके पास वो पैटर्न अवेलेबल है तो आप पैटर्न के बेसिस पे जाइए। मतलब फॉर एग्जांपल आपका अगर बेनिफिट्स हर साल कम हो रहा है तो आप डब्ल्यूडीवी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। बट अगर आपके पास एक्चुअल फ्यूचर बेनिफिट्स दिया हुआ है, मतलब एक्चुअल एज इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज, अगर आपके पास बेनिफिट्स अवेलेबल है कि एस्टिमेटेड कैश फ्लोज कि इतना इतना पैसा हम कमा सकते हैं, तो सिंस यू हैव द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज अवेलेबल विथ यू, आप उसके बेसिस पर भी amortization कर सकते हो। बट अगर ऐसा कोई पैटर्न आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो स्टैंडर्ड बोलता है गो फॉर एसएलएम, करेक्ट। तो ये जो मेथड ऑफ amortization टू बी फॉलोड है शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न in which future economic benefits are expected from the intangible asset। If pattern cannot be determined
देन फॉलो SLM, करेक्ट। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यू हैव टू रिव्यू द लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट at each balance sheet date as well as the pattern of benefit, as well as the pattern of benefit। क्योंकि सर अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो आपको अपना अमोर्टाइजेशन का चार्ज चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर आपको अपना मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन भी चेंज करने की नौबत आ सकती है। सो रिव्यू क्यों करना है? रिव्यू द लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट एट ईच बैलेंस शीट डेट एज वेल एज द पैटर्न ऑफ बेनिफिट, करेक्ट, फुल स्टॉप। इफ द लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट has changed, comma, the charge of amortization will be revised. The charge of amortization will be revised, correct? And if the pattern of benefit changes, if the pattern of benefit changes, comma, then method of amortization should be changed. Should be changed, full stop, correct? Such a change is a change in accounting estimate as per AS5 requiring prospective effects। prospecting मतलब अभी से चेंज होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं चाहिए, मतलब पास्ट बैकडेटेड से आपको चेंज नहीं करना है, आपको अभी से चेंज करना है, रिक्वायरिंग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सो ये जो रिव्यू वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट? तो अमोर्टाइजेशन में एक लाइफ वाला पॉइंट याद रखना है, सिस्टमैटिक एलोकेशन वाला पॉइंट याद रखना है, जो मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन है उसके बारे में, एंड उसके साथ साथ ये जो रिव्यू द लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट है ये भी पॉइंट जो है आपको याद रखना है। इसके बाद एक और पॉइंट है जो अपने को बात करना है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रेसिडुअल वैल्यू। सो रेसिडुअल वैल्यू जो है इट इज reputably presumed, reputably assumed to be nil। ना reputably का मतलब होता है कि as of now तो nil है, बट अगर मेरे को इसके कॉन्ट्ररी में, करेक्ट, इसके खिलाफ अगर मुझे कुछ एविडेंस मिल गया ना तो उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी ना दैट विल बी द रेसिडुअल वैल्यू। मतलब एज ऑफ नाउ जीरो है, बट अगर मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस आया जो बोल रहा है कि रेसिडुअल वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ तो वैल्यू आएगा, तो मैं वो वैल्यू कंसिडर करेगा। तो सर जनरली तो जीरो होता है, तो ऐसे कौन से केसेस है जहां पे रेसिडुअल वैल्यू जीरो नहीं होगा? करेक्ट, तो केसेस वेयर द रेसिडुअल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे कौन से सिचुएशन में आपका रेसिडुअल वैल्यू नील नहीं होगा, राइट? तो सर पहला सिचुएशन है बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। तो अगर आपने किसी के साथ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट किया हुआ है कि जब आपके लिए इंटेंजिबल एसेट का लाइफ खत्म हो जाएगा मैं आपको बेच दूंगा एसेट, तो आपने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट किया है, तो इसके हिसाब से आपका जो रेसिडुअल वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द एग्रीड प्राइस। तो जो भी आपने एग्रीमेंट में जो प्राइस एग्री किया है कि मैं आपको इतने में बेच दूंगा, वो आपके लिए रेसिडुअल वैल्यू बनेगा। एंड सेकेंडली, presence of active market for intangible asset at end of life। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब एसेट का यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा, करेक्ट, जब आपका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा, सो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि ये मार्केट अवेलेबल होगा, आज तो है ही मार्केट, बट ये मार्केट तभी भी अवेलेबल होगा जब आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी एसेट की, तो ऐसे केस में
your residual value will be equal to the estimated market price. करेक्ट? तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद रख लीजिए. जनरली एक इंटेंजिबल एसेट का रेसिडुअल वैल्यू 0 होता है. करेक्ट? बट अगर उसका कोई बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हुआ है या तो फिर आपको लग रहा है कि उसकी कोई मार्केट प्रेजेंट होगी जहां पे आप एसेट को बेचोगे, तो ये एग्रीड प्राइस या मार्केट प्राइस जो है ये आपका रेसिडुअल वैल्यू बनेगा. बट अगर ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो रेसिडुअल वैल्यू इज ऑलवेज 0. राइट? तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू अमोर्टाइजेशन. करेक्ट? अब क्विकली आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर. मतलब सर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है और रिकॉर्ड करने के 1, 2, 3 साल के बाद आप उसके ऊपर कुछ फर्दर खर्चा कर रहे हो, तो ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या है? तो स्टैंडर्ड इज वेरी क्लियर कि अगर ये खर्चा करने से आपके एसेट का एफिशिएंसी बढ़ता है, मतलब इन शॉर्ट अर्निंग्स कैपेसिटी बढ़ता है एज कंपेयर टू द अर्लियर परफॉर्मेंस, तो आप कैपिटलाइज करो, वरना हंसी खुशी उसको P&L में डाल के कहानी खत्म करो. सो इफ such expenditure increases the efficiency of asset beyond its original efficiency or capacity, comma, capitalize to the cost of intangible asset or else charge to P&L. बस that's it. एकदम सिंपल है और exactly it is same as what you learned at AS10. Correct? तो ये हो गया subsequent expenditure and now we are directly jumping towards the concept of derecognition of intangible asset. तो एक intangible asset को कब derecognize करना है? First on disposal. तो डिस्पोज कैसे करोगे? सो डिस्पोजल होगा बेचने से, सेल करने से, एक्सचेंज करने से, डोनेट करने से, करेक्ट, फाइनेंस लीज पर देने से आपका एसेट जो है वो डिस्पोज हो जाएगा. तब आपको अपने एसेट को बैलेंस शीट से डीरिकॉग्नाइज कर देना, एलिमिनेटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट. या फिर व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक benefit is expected either from use or sale of intangible asset. मतलब सर एसेट को यूज करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उसको बेचकर भी कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है. आपको एसेट को एलिमिनेट करना है बैलेंस शीट में से. यू हैव टू डी रिकॉग्नाइज द एसेट. करेक्ट? उसको बाहर निकाल दो अपने बुक्स में से. तो सर एक और पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अपने एसेट को डी रिकॉग्नाइज करते हो तो उसके ऊपर जो भी फायदा या नुकसान होता है, एनी गेन और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड टू P&L. सीधा सीधा P&L अकाउंट में डालो, कहानी खत्म करो. करेक्ट? तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है सर कि अगर आप कोई अपने एसेट को बेच रहे हो या फिर एक्सचेंज कर रहे हो तो उसके ऊपर जो भी गेन या लॉस होता है वो आप P&L में डालो, खत्म करो. और जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता तो एसेट तो पूरी तरह से राइट ऑफ होता है, इट इज अ कंप्लीट लॉस. तो वो लॉस भी आपका चला जाएगा किधर? P&L अकाउंट के अंदर. राइट? सो विद दिस वी विल कंक्लूड द थियोरेटिकल डिस्कशन. एक और पॉइंट है डिस्क्लोजर्स का, बट आई वुड रिकमेंड कि आप डिस्क्लोजर्स जब AS10 के पढ़ते हो ना तो एग्जैक्टली सेम है इसके डिस्क्लोजर्स. डिस्क्लोजर्स इज एग्जैक्टली सेम एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. कुछ फर्क नहीं है. जैसे कि यू हैव टू डिस्क्लोज द amortization method, the life of the asset or the rate of amortization, opening and closing balances of the intangible asset account and its accumulated amortization. Then you have to show the reconciliation of the opening and closing balances of the intangible asset. तो ये सब पॉइंट्स आपने ऑलरेडी AS10 में भी पढ़ा है. तो सेम डिस्क्लोजर है, कुछ अलग नहीं है इधर.
इसके लिए अपन उसको वापस डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि अपने को फट से रिवाइज कर रहा है चैप्टर को, तो इसके लिए मैं बोला था 10 और 26 साथ में करो।